अगर आपकी एज 30 से 40 साल की है और अगर आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन या फिर म्यूचुअल फंड सिप से रिलेटेड सोच रहे हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे 3 बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। या फिर अगर आप म्यूचुअल फंड सिप के बारे में सोच रहे हैं तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे 5 म्यूचुअल फंड जो कि आप सिप के माध्यम से मैक्सिमम रिटर्न पा सकते हैं। तो आशीष जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं, जैसे ये 30 से 40 साल की एज होती है जिसके अंदर आपकी शादी भी हो चुकी होती है, बच्चे भी हो चुके होते हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उस केस में मुझे क्या की लेसन के बारे में ध्यान रखना चाहिए ताकि मुझे कोई गलती ना कर बैठूं मैं। बिल्कुल विनय जी, सही कहा। ये सबसे क्रूशियल एज होती है, एज 30 और एक 40 की बात करें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपने यंग एज जो कि काफी फ्री रहते हैं लोग, जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, और इस एज में आते आते आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, आपके सपने बड़े होने शुरू होते हैं, जिसमें आपको घर भी चाहिए होता है। फैमिली होने के बाद आप गाड़ी का सपना देखते हैं, फॉरेन ट्रिप आपको लगाने हैं, और रिटायरमेंट की आपको सोचना शुरू करना होता है इस एज में आते आते कि मैं रिटायरमेंट के लिए कितना सेव कर रहा हूं। तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें समझ भी आनी शुरू होती हैं और आप चीजों को समझ पाते हैं। लेकिन की लेसन जो आपको ध्यान में रखने हैं विनय जी, सारा का सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले ध्यान रखनी है, जो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे और बताएंगे आपको। म्यूचुअल फंड सिर्फ मैक्सिमम क्या, मैं आपको थोड़ा सा डेफर करना चाहूंगा विनय जी, मैक्सिमम रिटर्न के पीछे नहीं भागना है। आपको देखना है कि आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको बेस्ट रिवॉर्ड कहां मिल सकता है। तो बात करते हैं विनय जी लेसन की। सबसे पहले आपको इमरजेंसी फंड अपना बिल्ड करना है इस एज कैटेगरी में, क्योंकि अगर आपकी जॉब नहीं रहती है किसी कारणवश तो आपके पास दिनचर्या चलती रहे, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस एज के लोग दोबारा से जॉब प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए इमरजेंसी फंड मस्ट है। उसके लिए आप क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं, डिसिप्लिन आपको स्पेंडिंग करनी है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में गलती यही होती है कि आप डिसिप्लिन स्पेंडिंग नहीं करते हैं तो बाद में आप डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो क्रेडिट कार्ड को आप इमरजेंसी फंड की तरह यूज करेंगे, और अगर आप क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करना चाहते तो इंश्योर करेंगे 6 से 9 महीने विनय जी उसकी सैलरी, 6 से 9 महीने जो आपकी इनहैंड सैलरी रहती है उसकी आप अगर उसको जोड़ लेते हैं तो उसकी आप एफडी कराएंगे। आप ये मत सोचें एफडी के क्या इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, पर आपको 6 से 9 महीने की सैलरी को एफडी करवाना है, ताकि जब आपको पैसे की जरूरत पड़े आपको इमीडिएटली मिल पाए। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप सेविंग अकाउंट में भी उसको रख सकते हैं, पर ऐसे सेविंग अकाउंट को यूज करेंगे जहां पर आपको 6% तक के इंटरेस्ट रेट देखने को मिल सकते हैं। आप इंश्योर करेंगे इस एज में, अगर आपने अब तक टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया, तो आप जरूर हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेंगे विनय जी। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपका कंपनी के द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिला हुआ है, तो आप ऐसा ना करें, गलती ना करें। आपका पर्सनल एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि जब जॉब जाती है, बुरा समय आता है, तो पता नहीं लगता कि कहां कहां से आता है, और कोविड का एग्जांपल हमने देखा ही है। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपका जरूर बाय करेंगे। अगर दोनों वर्किंग है हस्बैंड वाइफ, तो उस केस में आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं कि दोनों की जॉब तो एक साथ नहीं जाती है, तो उस केस में आप हेल्थ इंश्योरेंस चाहें तो छोड़ सकते हैं अपना अभी के लिए, पर टर्म इंश्योरेंस आप जरूर बाय करेंगे। एनपीएस आपके लिए जरूरी है विनय जी। रिटायरमेंट सेविंग आपका एक गोल रहना चाहिए, जैसे हमने हाउस गोल की बात करी, कार गोल की बात करी, फॉरेन ट्रिप की बात करी, और इनफैक्ट आपके बच्चों के गोल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे उनकी एजुकेशन हो चाहे मैरिज हो, तो वो आपको ध्यान रखना है। और अपने घर के सपने के लिए आप होम लोन के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं विनय जी यहाँ पे। बहुत बढ़िया आशीष, तो बहुत अच्छी राय दी आपने। तो यहाँ पे अब मैं बात करना चाहूँगा कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ या फिर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ, तो ऐसे 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन से हैं। या फिर अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ कि मुझे सिप करनी है, सिप के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा डिटेल बताएं कि इस एज ग्रुप को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बिल्कुल विनय जी, ध्यान जो रखना है आपको कि आपको अपना जो पैसा है एक बास्केट में नहीं डालना है एज ग्रुप में। अपने गोल को ध्यान में रखें, हर गोल के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा आप जोड़ते रहें। और जैसे मैंने बोला, पहले आपको यह भी देखना है कि आप कितना पैसा सेव कर सकते हैं। जो आप सेविंग करते हैं उसको आपको डिवाइड करना है। इस कैटेगरी के लिए आप अपना 60 to 70% लॉन्ग टर्म की गोल की अगर हम बात करें विनय जी, जो आपके बच्चे की मैरिज की बात करें या रिटायरमेंट की बात करें, लॉन्ग टर्म गोल के लिए 60 to 70% ऑफ यूर सेविंग, जो भी आप सेव करेंगे अपने एक्सपेंस को निकालने के बाद, वो इक्विटी या म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। अगर आपको समझ है तो आप डायरेक्ट इक्विटी भी ले सकते हैं, काफी अच्छे शेयर्स हैं जो ब्लू चिप शेयर्स माने जाते हैं, वो आप बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं, कुछ आपको फिक्स एसेट भी रखने हैं, गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट आपको करनी है। और लग्जरी स्पेंडिंग की अगर बात करें, थोड़ा सा देखना है कि आपको अपनी लाइफ भी इंजॉय करनी है, तो साल में एक अपना लग्जरी गोल एंजॉय करें और बाकी बचा हुआ पैसा आप अपना सेव जरूर करें। तो सबसे पहले बात करें गोल्ड की विनय जी, 10 से 15%, अगर आपकी एज 30 ईयर्स है तो आप 10% इन्वेस्ट करेंगे गोल्ड में, और 40 ईयर के पास पहुंचने वाले हैं तो आप 15% गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए एसजीबी माध्यम से इन्वेस्ट करेंगे। और इस साल के लिए विनय जी
आप गोल्ड सिप का चुनाव कर सकते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें एसबीआई गोल्ड म्यूचुअल फंड में सिप लगा सकते हैं। तो ये रिकमेंडेशन नंबर 1 रहेगी मेरी। रिकमेंडेशन नंबर 2 रहेगी, आप फिक्स एसेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जैसे मैंने बोला था आपको 60-70% आपका इक्विटी में रहना है, तो बाकी 15% अगर हमने गोल्ड में डाल दिया है तो बाकी बचा हुआ आपको फिक्स एसेट में डालना है। एनपीएस आपको शुरू करना है अपना रिटायरमेंट सेविंग के लिए, जहां पर आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है, डिफरेंट आप ज्यादा टैक्स बचा पाते हैं और इफेक्टिवली आपका पैसा कम जाता है, क्योंकि इन एंड सैलरी आपकी जो है कम इंपैक्टेड होती है अगर आप एनपीएस में डालते हो। और एनपीएस में ध्यान रखना है आपका 60 साल के लिए पैसा, 60 साल की उम्र तक के लिए पैसा आपका लॉक हो जाता है। अच्छी बात यह है कि मेच्योरिटी पे जब आप 60 साल के होंगे तो 60% पैसा, 60-60 की हम बात कर रहे हैं, 60% पैसा आपका टैक्स फ्री आपके हाथ में होता है और बाकी बचा हुआ 40% की आप एन्युटी बाय करते हैं विनय जी। वो एन्युटी जब आप लेते हैं तो आपको आपकी दिनचर्या चलाने के लिए पैसा मिलता रहता है। अब बात करते हैं कुछ और इन्वेस्टमेंट की फिक्स एसेट में। तो कुछ पैसा अगर आपके घर में बेटी है और 10 साल से कम की है तो उस केस में आपको सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा जरूर डालना है। फिक्स एसेट में काफी अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट के तरफ से, तो इसमें आपको पैसा डालना है। और अगर आपके घर में बेटा है तो पीपीएफ का चुनाव करेंगे। पीपीएफ में आपको 15 साल का लॉक इन मिलता है, पर आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है, क्योंकि आपके लिए टैक्स प्लानिंग भी काफी इंपॉर्टेंट रहती है विनय जी यहाँ पे। तो पीपीएफ, एसएसवाई और एनपीएस, ये 3 चीजें हैं जिसमें आप अपना पैसा फिक्स एसेट की अगर हम बात करें इन्वेस्ट करेंगे। होम लोन लेना चाहते हैं, घर का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो होम लोन बिल्कुल आप इस एज में ले सकते हैं। ध्यान रखें कि आप थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा। अगर आपका बजट 2 बीएचके का है और आपकी फैमिली बड़ी है, 2 बेटे हैं या 2 बेटियां हैं या 2 बच्चे हैं आपके, तो उस केस में आप 3 बीएचके की तरफ चुनाव करें। और आने वाले समय में आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि आपकी सैलरी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ता है, सैलरी जरूर बढ़ेगी, तो परेशान ना हो। होम लोन के बारे में आप जरूर सोचें। इसके बाद बात करते हैं म्यूचुअल फंड सिप की विनय जी। अगर आपने ये सब कर लिया है और आप अपना म्यूचुअल फंड में सिप में पैसा लगाना चाहते हैं, तो उस केस में मैं आपको 5 म्यूचुअल फंड सिप रेकमेंड करना चाहूंगा, जिसमें आप धीरे धीरे अपना पैसा डाल के अपने गोल अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले लार्ज कैप कैटेगरी आपके लिए बेटर रहेगी, जो कि रहेगी कैनरा रोबीको ब्लू चिप फंड। डायरेक्ट प्लान में ही आपको इन्वेस्ट करना है, तो इसके में सिप के माध्यम से इस एज के लोग अपना कुछ पैसा लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करेंगे। मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का है, जहां पर आपको मिड कैप और लार्ज कैप दोनों का एक्सपोजर मिलता है। और म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जब मार्केट डाउन होती है तो उस केस में आपका पैसा लार्ज कैप में शिफ्ट हो जाता है, और जब ग्रोथ की बात आती है तो मिड कैप की ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट फ्लेक्सी कैप, बिल्कुल विनय जी, लार्ज एंड मिड कैप से थोड़ी सी रिस्क आपका बढ़ जाता है, पर आप इस एज में रिस्क उठा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं विनय जी। और यहां पर अगर मैं बात करूं, आपके पास लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप तीनों का एक्सपोजर हो जाता है। और उसके बाद 4th और 5th नंबर पे जो मैं एग्जांपल देना चाहूंगा वो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की बात, जो मिड कैप कैटेगरी, प्योर मिड कैप कैटेगरी का फंड है। और एसबीआई स्मॉल कैप, जो कि आपके लिए स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल है, तो उस केस में आप एसबीआई स्मॉल कैप का चुनाव ना करें और सिर्फ आप कोटक इमर्जिंग ब्लू चिप इक्विटी फंड की जो हमने बात की है उसी में आप इन्वेस्ट करें। तो ये 5 फंड की हमारे लिए रिकमेंडेशन रहेगी विनय जी, आपकी एज के हिसाब से सिप के लिए। बहुत बढ़िया आशीष। तो यहाँ पे अब मैं बात करना चाहूँगा कि मुझे इस एज ग्रुप में गोल बेस या फिर रिटर्न बेस्ड जो इन्वेस्टमेंट है, इन दोनों में से कौन सी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करना चाहिए? मुझे लगता है गोल बेस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आ चुकी है, आगे आपको गोल्स आते हुए देखने को मिलेंगे, तो उस समय आपको कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टी ना हो। इसीलिए हर गोल के लिए आप डिसिप्लिन मेथड से अपना पैसा इन्वेस्ट करें। मार्केट की सिचुएशन कैसी भी हो, मार्केट नीचे गिरती है, तब भी आप अपना डिसिप्लिन जो इन्वेस्टमेंट का है वो नहीं रोकेंगे। म्यूचुअल फंड्स में अगर आपने अपना गोल बनाया है, जैसे हमने रेकमेंड किया था कि कितने % डालना है, तो उसको मत रोकिएगा, एवरेज का फायदा उठाइए। मार्केट नीचे जाएगा वो तो आपके लिए मौका है पैसा लगाने का, और कुछ सिचुएशन में तो आपको लमसम पैसा भी डाल देना चाहिए उस समय पर। और आने वाले समय में जैसा हम जानते हैं कि इक्विटी में रिस्क तो है पर रिवार्ड भी अच्छा है, तो अपने रिस्क के हिसाब से अपनी पर्सनल फाइनेंस आपको डेवलप करनी चाहिए, जिसमें गोल्ड, फिक्स एसेट और आपको इक्विटी एक्सपोजर जरूर रखना चाहिए विनय जी। तो ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। बहुत बढ़िया आशीष। तो दोस्तों ये वीडियो था म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।